हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुछ पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी की थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने ये देखा कि एटीपी की जो है वो ज़रूरत होती है। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी बाइंड करता है कैरियर प्रोटीन्स के साथ और जब वो एटीपेज एंजाइम्स उस पर एक्ट करता है तो वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है, उसके कारण से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस पर्टिकुलर चीज़ को अपन फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो अलग से आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो वो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप में और उसके कारण से वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है। कई प्रकार के एटीपेज पंप्स जो है वो प्रेजेंट हैं शरीर में, जो कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इन एटीपेज पंप्स के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात आती है पी टाइप एटीपेज पंप की, ठीक है। पी टाइप एटीपेज पंप बेसिकली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर अपन पढ़ें तो क्या है ये बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए कटायन ट्रांसपोर्टर पी टाइप एटीपेज पंप जो है कटायन का ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे पी जो है वो फॉस्फोराइलेशन के लिए है। पी टाइप में ये पी जो है वो फॉस्फोराइलेशन के लिए, तो यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी टाइप एटीपेज पंप सबसे पहले कटायन का ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके अलावा ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा, ठीक है, जो कि फॉस्फोराइलेट हो जाता है। पी टाइप एटीपेज की बात अगर अपन करें तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है जो कि फॉस्फोराइलेट हो जाता है एटीपी के एक्ट होने से, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है इसके एग्जाम्पल में है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ट्रांसफ़र हो रहा है कटायंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे एटीपी एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा था क्योंकि एटीपी से क्या हो रहा था, एडीपी और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल रहा था। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी हो गया, यहाँ पे कटायन का ट्रांसफ़र भी हो गया और ये कटायन ट्रांसपोर्टर के रूप में सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पी टाइप पंप के अंडर आता है। सेकंड है आपका वी टाइप पंप। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये है वी टाइप पंप। ये सब जितने भी हैं ना ये सारे एटीपेज टाइप पंप हैं, ये सारे आप लिख लेना एटीपेज टाइप है, ठीक है। वी टाइप पंप की या वी टाइप एटीपेज पंप की बात करें तो यहाँ पे वी जो है वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल, वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल आप सब जानते होंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये जो पंप है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, तो डू नॉट अंडरगो फॉस्फोराइलेशन। मतलब यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल नहीं ज्वाइन हो रहा है, ठीक। तो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद अगर अपन देखें दो सब यूनिट्स को मिला के ये वी टाइप पंप जो है वो कंप्लीट होता है, दो सब यूनिट्स को मिला के। एंड ये जो पंप है बेसिकली लाइसोसोम के मेम्ब्रेन्स में, सिक्रेटरी वेसिकल्स में, इन जगहों पे पाया जाता है और ये बेसिकली क्या करता है, डेवलप्स प्रोटॉन ग्रेडियंट। वी टाइप पंप की बात करें तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने से क्या होता है, पीएच लोअर हो जाता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है
वो अच्छे तरीके से हो पाती है। हाँ, तो इसमें क्या देखा अपन ने कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट ये बढ़ेगा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो पीएच जो है लोअर होगा, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन में पीएच जो है वो बढ़ता है, तो पीएच लोअर होगा। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पीएच लोअर होने के कारण जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, एंजाइम्स को लो पीएच पे एक्ट करना पड़ता है, तो लो पीएच के कारण जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो वैक्यूल टाइप के ट्रांसपोर्ट में अच्छे से हो पाएगी। तो वी टाइप ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को स्टेबलाइज करने में। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट कम मतलब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। थर्ड पोर्शन आता है आपका वी टाइप के बाद एफ टाइप। थर्ड अगर अपन देखें तो वो है एफ टाइप एटीपीएस या एफ टाइप पंप। F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। ठीक है, F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। F टाइप पंप के बारे में अगर अपन देखें तो F टाइप पंप जो है ये बेसिकली प्रोटॉन पंप है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, थैलाकोइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स दोनों हर जगह यहाँ पे पाया जाता है, या फिर जो भी यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है उनके मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन आयन के जो ग्रेडियंट है उसको जनरेट करता है, जनरेट्स हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इस हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट के कारण एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की जनरेशन में हेल्प मिलती है। तो एफ टाइप पंप जो है वो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट मेंटेन करता है, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है ना इसको मूव कराता है, हाइड्रोजन आयंस को मूव कराना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक है, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, उस इम्बैलेंस के कारण है ना वहाँ पे आयनिक एक्सचेंज स्टार्ट होगा, और ये बेसिकली एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, एटीपी के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है। और फोर्थ अगर अपन देखें तो वो है एबीसी टाइप का एटीपेज पंप। एबीसी टाइप पंप, एबीसी टाइप पंप के बारे में बात करें तो एबीसी टाइप जो है वो स्टैंड करता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एबीसी टाइप का ये पंप। ये क्या है, ये कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक है, comprises of large amount of transport protein। कई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलके जो है ये एबीसी टाइप का पंप जो है वो बना होता है। बेसिकली ये क्या है, ये कई प्रकार के आयंस, शुगर्स, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स और एंटी ट्यूमर ड्रग्स, इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। कई प्रकार के शुगर, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर एंटी ट्यूमर ड्रग्स जो है, इसकी अगर ट्रांसपोर्ट करना हो इस पार से उस पार, मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो ये एबीसी टाइप पंप जो है वो हम हेल्पफुल या हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब ये जो पंप्स अपन ने देखे, बेसिकली ये पंप मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये सब है क्या? दरअसल क्या है कि यहाँ से अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले किसी भी चीज़ का जो ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो एक तो आयन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
एक तो आयन पे डिपेंड करता है, आयन के कारण पीएच एक यूनिट आ जाती है कि भाई पीएच भी कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा, तो क्योंकि वो आयनिक इम्बैलेंस के कारण ही पीएच ज़्यादा या कम होगा, ठीक है, OH या फिर हाइड्रोजन आयन। उसके अलावा अगर अपन आयन के बात करें, पीएच के बात करें, उसके बाद वाटर की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे जिम्मेदार रहती है कि वाटर की कंसंट्रेशन कहीं है कि नहीं। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए या फिर ऑप्टिमम पॉइंट पे लाने के लिए एक तो ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक, कि भाई आयनिक कंसंट्रेशन जितनी जहाँ रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे रहे। उसके अलावा जो हमारे पास नॉर्मली जो पैसिव टाइप के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये रेगुलर वर्क करते रहते हैं। इनकी जो वर्किंग क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट बेसिकली यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही बेसिकली हेल्पफुल है आपके ATP जनरेशन के लिए, ठीक। तो ATP जनरेशन जो हो रही है यहाँ पे, और ATP जनरेशन के लिए एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये एनर्जी जो है, ये जो डिफरेंट टाइप के पंप्स है, डिफरेंट टाइप के ऐसे पंप जहाँ पे एनर्जी लग भी रही है इनको चलाने के लिए, पर एनर्जी लगने के कारण वहाँ से एनर्जी उससे ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है, तो नेट गेन जो एनर्जी है हमारे पास वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप के पंप्स हैं। पंप्स का काम होता है आयनिक पीएच या फिर वाटर कंसंट्रेशन इसको बैलेंस करके रखना थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में जितने प्रकार के सेल हैं, तो सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये बाहर का इन्वायरमेंट अंदर के इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखना। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ प्रॉब्लम सेल को होगी, और सेल को प्रॉब्लम होगी तो पूरे शरीर को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बैलेंस बिठा के रखना ये इन पंप्स का काम होता है। दूसरी चीज़, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हमें पढ़ना था, वो है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, हमने इंडोसाइटोसिस पढ़ा था। इंडोसाइटोसिस का एक पार्ट है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। अब यहाँ जो नाम है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, इसका नाम का ही मतलब देखो, मतलब इंडोसाइटोसिस हो रही है पर किसी रिसेप्टर के द्वारा ये मेडिएट की जा रही है। कोई बीच में, मतलब ये सेल है, ये मॉलिक्यूल है, पर इसको इसके अंदर ले जाने के लिए कोई बीच में मेडिएटर मौजूद है। वो मेडिएटर कोई कैरियर हो सकता है, तो वो मौजूद है जो कि सेल को कैरी करेगा और कैरी करके वो जो है अंदर लेके जाएगा। तो जहाँ जिस एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में कोई रिसेप्टर मौजूद हो उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये पिनोसाइटोसिस के अंदर आता है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ पिनोसाइटोसिस। तो ये किसके अंडर आता है, पिनोसाइटोसिस के अंदर आता है। पिनोसाइटोसिस आपको पता था, लिक्विड सब्सटेंस को जब इनगल्फ किया जाता है तो वो पिनोसाइटोसिस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लाइगैंड है, वो बाइंड करता है किसी रिसेप्टर से, ठीक है, बाइंड्स विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये जो लाइगैंड है ये क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड होने के बाद एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो लाइगैंड क्या है यहाँ पे, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड होने के बाद एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके आगे अगर अपन देखें यहाँ पे होता क्या है, जब लाइगैंड किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर वो होता है, उसके साथ बाइंड हो गया, तो फिर वो रिसेप्टर लाइगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो जब लाइगैंड जो है ये क्या कहते हैं, रिसेप्टर से बाइंड किया, तो इन्होंने क्या बनाया, लाइगैंड रिसेप्टर
कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इन्होंने फॉर्म किया। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हेल्प करेगा, ये लाइगैंड आपका एक बेसिकली वो मॉलिक्यूल है जिसको आपको अंदर भेजना है, ये वो मॉलिक्यूल है जिसको आपको अंदर भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जब ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये मेम्ब्रेन पे आ गया। मेम्ब्रेन पे आने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे जो है ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट था पहले से। यहाँ पे आके आपका जो मॉलिक्यूल है लाइगैंड वो यहाँ पे आके बाइंड किया, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड कर गया, ठीक है, दिख रहा है मॉलिक्यूल, ये है आपका मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आके हमारे क्या कहते हैं जो रिसेप्टर है, जो हमारे मेम्ब्रेन पे, सेल के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, उन रिसेप्टर्स पे आके लाइगैंड बैठ गया। रिसेप्टर पे आके लाइगैंड बैठा तो उससे क्या हुआ, चूँकि अब ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन का हेल्प होता है, और प्रोटीन का नाम होता है क्लैथरीन और डायनामिन, ठीक है। ये क्लैथरीन प्रोटीन जो है, क्लैथरीन नाम याद रखो, ये क्लैथरीन प्रोटीन क्या होता है, एक कवरिंग, एक कोटिंग प्रदान करता है, इसको एक कवर प्रदान करता है, पूरी तरह से ये कवर प्रोवाइड करता है। ये जो कवर है ये इसको अंदर ले जाने में मदद करता है। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे ऊपर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अब ऊपर होने के कारण अब ये जाके ये फोल्ड होना स्टार्ट करेगा। फोल्ड होने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो, ठीक, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट है आपके। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये फोल्ड होना स्टार्ट करेंगे, ये कवरिंग जो है वेसिकल का फॉर्म लेना स्टार्ट करेगी। वेसिकल का फॉर्म लेने का मतलब ये जो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह से ना हो कि अब धीरे धीरे ये ऐसे होगी और ये अंदर की तरफ जाती जाएगी। मतलब अब इसको इस तरह से देखो आप, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब यहाँ पे आ गए। ये मॉलिक्यूल्स पहले ऊपर थे, अब धीरे धीरे जो है ये अंदर आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले सरफेस के ऊपर है, ठीक, यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ दो हाथ है, सरफेस है। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल इस हाथ के ऊपर है। तो ये धीरे धीरे जो है ना अंदर होते जाएंगे, अंदर होते जाएंगे, अंदर होते जाएंगे, और एक तरह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल अंदर होते होते यहाँ पे जाते आते, पहले ये सीधे थे, फिर ये ऐसे होके गए, फिर ये आके थोड़ा और माइन्यूट होंगे, और होने के बाद पता चलेगा ये वापस सीधे होकर अंदर जो एक वेसिकल छोड़ दिया, और उस वेसिकल के अंदर जो है आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जो प्रोटीन का हमारा जो कवरिंग लेयर है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर फोल्ड होता जाता है, और फोल्ड होते होते जो है ये अलग वेसिकल फॉर्म में अलग हो जाता है, और उसके अंदर हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल या फिर हमारा जो भी इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो मॉलिक्यूल उसके अंदर होता है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ही धीरे धीरे एक कवरिंग में लिपटा हुआ, क्लैथरीन प्रोटीन के कवरिंग में लिपटा हुआ सेल के अंदर पहुंच जाता है। सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या करता है, सेल के अंदर पहुंचने के बाद उसको मिलता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसके ऊपर का जो एंजाइम्स होता है उसको डाइजेस्ट कर जाता है। लाइसोसोम से ये क्या करता है, अटैच होता है, और लाइसोसोम जो है इसके एंजाइम को डाइजेस्ट कर जाता है। ये लाइसोसोम से अटैच हुआ, और अटैच होने के बाद ये इसके एंजाइम जो हैं इसको लाइसोसोम डिग्रेड कर देता है। मॉलिक्यूल पूरी तरह से फ्री हो गया, और फ्री होके सेल में जहाँ भी इसकी मॉलिक्यूल की ज़रूरत है सेल के अंदर, ये वहाँ पे इसको लेके जाया जाएगा, और इसका जो भी फंक्शन है वो ये परफॉर्म करेगा। तो क्लैथरीन डिपेंडेंट इंडोसाइटोसिस जो है वो इसी प्रकार से होता है
कि हम यहाँ पे क्लेथरीन प्रोटीन की या डायनेनिन प्रोटीन जो है उसकी सहायता से एक मॉलिक्यूल को कवर करते हैं। कवर करने के बाद उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको वेसिकल के फॉर्म में सेल में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको फ्री कर देते हैं और फ्री करने के बाद मॉलिक्यूल अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। अब इसको, ये जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, इसको आप यहाँ पे क्लेथरीन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम में कभी कभार ये बोल दिया जाएगा कि भाई क्लेथरीन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो पिनोसाइटोसिस का फॉर्म है, पर क्लेथरीन जो है उसके कारण होता है, इसलिए अपन इसको क्लेथरीन डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया कैसे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्लेथरीन की मदद से परफॉर्म होता है। मॉलिक्यूल्स जो है रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, वो जो रिसेप्टर्स है वो क्लेथरीन से पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं। ठीक, जो मॉलिक्यूल आके बैठता है वो भी क्लेथरीन उसको कवर कर लेता है और उसके बाद उसको सेल के अंदर डाल देता है वेसिकल के फॉर्म में। ठीक, फिर लाइसोसोम उस पर एंजाइमेटिक एक्शन करता है, मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है और अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये था पूरा सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट। जितने भी टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। पैसिव हो, एक्टिव के अंदर भी किस प्रकार का हो। जो डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में गया या दो मॉलिक्यूल एक साथ एक डायरेक्शन में, दो मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में गए, उसको क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। इसका कॉन्सेप्ट भी अपन ने पढ़ लिया। जो पंप्स हैं उनके बारे में देख लिया और जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे की क्लास में हम अब हमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। तो अब हम बेसिकली 1 बाय 1 जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपना माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ETC, ये सारी चीज़, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लिंक रिएक्शन, इनको थोड़ा सा हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो हम आगे स्टडी करेंगे और वैसे भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम ओवर करते हैं। इस वीडियो के साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है ये भी हमारा ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब कोशिश करेंगे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करें और उसको डिटेल में डिस्कस करें। ओके, सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।